देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के उत्तर काशी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल रविवार तड़के निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें 40 से 45 मजदूर मलबे में फंस गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए ट्यूब के माध्यम से उन्हें ऑक्सीजन भेजी जा रही है। मजदूरों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी सुरक्षा के लिए सभी प्रयास जारी हैं। मशीनें लगातार मलबा हटा रही हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार प्रांतीय रक्षक दल के जवान रणवीर सिंह चौहान ने कहा कि बहुत तेजी से काम जारी है और हर कोई बहुत मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि कल हम दुखी थे क्योंकि हम फंसे हुए लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर हम उनसे बात करने में कामयाब रहे। इस्राइल और हमास में जारी युद्ध के बीच UN महासभा में 9 नवंबर को एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका भारत ने भी समर्थन किया है। बता दें कि इस प्रस्ताव में कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में बस्तियां बसाने की इस्राएली गतिविधियों की निंदा की गई थी। इस प्रस्ताव को UN काउंसिल की विशेष राजनीतिक समिति ने 145 के रिकॉर्ड मतों से मंजूरी दे दी। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक गुरुवार 9 नवंबर को UN महासभा में हुए मतदान में प्रस्ताव के विरोध में 7 वोट पड़े और 18 सदस्य देश इस दौरान अनुपस्थित रहे। वहीं प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले देशों में कनाडा और अमेरिका समेत 7 देश शामिल थे। अब इस मतदान पर प्रतिक्रिया देते हुए TMC के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने X पर इसके परिणाम की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें कब्जे वाले फिलिस्तीन में इस्राएली बस्तियों को अवैध घोषित करने की मांग की गई। उन्होंने लिखा कि बहुत खुशी है कि भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। फिलिस्तीन पर इसराइल का कब्जा अवैध है और अब इसराइल का रंगभेद खत्म होना चाहिए। गौरतलब है कि पिछली बार युद्ध विराम के लिए UN महासभा में लाए गए प्रस्ताव से भारत ने दूरी बनाए रखी थी। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल 14 नवंबर मंगलवार को प्रदेश में एक मेगा रोड शो करेंगे। इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें, यह जानकारी कल रविवार को सूत्रों द्वारा दी गई। सूत्रों के मुताबिक इस रोड शो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। रोड शो का पहला भाग भव्य गणपति मंदिर इंदौर एक निर्वाचन क्षेत्र से शुरू होकर इंदौर 3 विधानसभा क्षेत्र में समाप्त होने की उम्मीद है। वहीं इसका दूसरा भाग राव विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन से शुरू होने की उम्मीद है और यह विश्रांति चौराहा पर समाप्त होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग होनी है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस इकाई के प्रमुख कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें कि बीजेपी संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा नाम दिया गया। वहीं इस घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी की ओर से जारी इस घोषणा पत्र में कई वादे कांग्रेस की घोषणाओं से कॉपी किए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मैं जानता हूं कि आपने अपने शासन के 18 सालों में मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया और आज भी नहीं देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता करारा जवाब देगी। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर जारी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कांग्रेस नेता कमलनाथ के लिए कहा कि वह राज्य के लिए एक भारी व्यक्ति हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने राज्य में एक रैली को संबोधित करते दौरान यह बात कही। CM चौहान ने कहा कि विपक्षी कांग्रेस भ्रम पैदा करेगी और झूठे वादे करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं करेगी क्योंकि उन्हें लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी कमलनाथ भैया मध्य प्रदेश से नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ पैदा हुए थे। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि कमलनाथ कहाँ पैदा हुए थे, मुझे बताओ। उन्होंने हिंदी गाने की लाइनों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल 12 नवंबर को दिवाली के मौके पर जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। सिसोदिया के परिवार वालों से उन्होंने शिक्षा मंत्री आतिशी के आवास पर मुलाकात की। इसके बाद वह संजय सिंह के घर पहुंचे। इन मुलाकातों की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए आप प्रमुख ने लिखा कि आज दीपावली के अवसर पर मनीष जी और संजय जी के घर जाकर
उनके परिवार से मिलकर त्योहार की खुशियां बांटी। वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम सब परिवार एकजुट हैं, एक साथ हैं। हम सब सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और अंत में जीत सत्य की ही होगी। गौरतलब है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में मार्च महीने से जेल में बंद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। वहीं पार्टी सांसद संजय सिंह को बीते महीने ही इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दरअसल मामले से प्रभावित कर्मचारियों ने इसकी जांच की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह मामले की जांच 2 महीने में पूरी करे। साथ ही कोलकाता हाई कोर्ट से मामले की सुनवाई के लिए एक डिवीजन बेंच गठित करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस आदेश में नियुक्तियों को जो संरक्षण दिया जा रहा है वह 6 महीने की अवधि तक जारी रहेगा, ताकि डिवीजन बेंच इस पर निर्णय दे सके। डिवीजन बेंच उन सभी बिंदुओं की जांच करेगी जो उसके सामने उठाए जा सकते हैं। प्रदूषण की शिकार दिल्ली को कल दिवाली के मौके पर पिछले 8 सालों में कुछ राहत मिली। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि कल 12 नवंबर रविवार को राष्ट्रीय राजधानी का AQI पिछले 8 साल में सबसे बेहतर दर्ज किया गया। हालांकि फिर दिवाली की शाम को हुई आतिशबाजी के कारण यह AQI फिर से खराब श्रेणी में पहुंच गया। बता दें कि आतिशबाजी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी कर रोक लगाई गई थी। बावजूद इसके लोगों ने अदालत के आदेश को भी पटाखों के धुएं में उड़ा दिया और खूब आतिशबाजी की। ऐसे में अब एक बार फिर दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में आज सोमवार को आनंद विहार का AQI 296, RK पुरम में 290, पंजाबी बाग में 280 और ITO में 263 दर्ज किया गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 45वां मुकाबला कल 12 नवंबर रविवार को बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में इंडिया और नीदरलैंड्स की टीम आमने सामने थी और भारत ने इस मैच में भी अपनी जीत का ट्रेंड जारी रखते हुए नीदरलैंड्स को 160 रनों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। बता दें कि भारत ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड्स के सामने 410 रनों का टारगेट रखा था। वहीं इस टारगेट का पीछा करने मैदान में उतरी नीदरलैंड्स की टीम केवल 250 रन ही बना सकी। अब भारत की इस जीत के साथ ही ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 का लीग स्टेज भी समाप्त हो गया है और अब नॉकआउट चरण की शुरुआत होगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।